हर घर में एक तो दिख जाती है, वो गोदरेज की स्टील की अलमारी। उसके अंदर कपड़े में लिपटा हुआ सोना जवाहरात, प्रॉपर्टी के कागज हैं एक ब्राउन एनवेलप में, एफडी की 4 5 6 7 रिसीटें पड़ी हुई हैं, 3 4 एलआईसी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हैं। और अगर आप मिडिल क्लास इंडिया में पले बड़े हैं तो ये तिजोरी और ये स्टील की अलमारी आपने जरूर देखी है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा इस अलमारी की वाकई में औकात या हैसियत है क्या। कागज में नहीं, यानी कि कितनी की एफडी है, कितने का सोना है, कितनी की एलआईसी वगैरह वगैरह, ना ना ना, असली जिंदगी में इस पूरी तिजोरी की अहमियत औकात हैसियत कितनी है। मैंने इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है। एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में कौन कौन से एसेट्स हम ओन करते हैं वो जानने की कोशिश करी है। उन एसेट्स के साथ क्या किया जाता है, क्या उनकी हैसियत, उनकी औकात है, एंड उसके चलते वो इंडियन फैमिली कहां पहुंचेगी, ये जानने की कोशिश करी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन नंबर। ऑन एन एवरेज 30 लाख से 1 से 1.5 करोड़ टोटल जिंदगी का एसेट बिल्डअप होगा एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में। उसमें रियल एस्टेट इंक्लूड होगा, उसमें प्रोविडेंट फंड इंक्लूडेड होगा, उसमें एलआईसी पॉलिसियां होंगी, सोना होगा, एफडीआं होंगी, म्यूचुअल फंड होंगे, स्टॉक्स होंगे, फलाना ढमका। लेकिन इट इज शॉकिंग, उसमें से कितना सारा कभी क्लेम ही नहीं होता। लेट 2025 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन शुरू करी थी, आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। अब ये क्यों किया? क्योंकि 1,82,000 करोड़ के एसेट्स अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं सरकार के पास। करीब 80,000 करोड़ अनक्लेम्ड फिक्स डिपॉजिट्स, करीब 20,000 करोड़ अनक्लेम्ड लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स, करीब 82,000 करोड़ के स्टॉक्स अनक्लेम्ड जो कभी कोई मांगने नहीं आया, पीपीएफ में झुलसते हुए हजारों करोड़, अनपेड म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स और फॉरगॉटन ईपीएफ के बैलेंसेस। 1,82,000 करोड़। ये कॉर्पोरेट मनी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल मनी नहीं है, आप और हमारा पैसा है। वेल, हमारा नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट। इंडियन मिडिल क्लास का पैसा है, वो स्टील की अलमारी है, मल्टीप्लाइड बाय हजारों लाखों करोड़ों ऐसे सच परिवार। तो आइए इस तिजोरी को खोलते हैं एंड एसेट बाय एसेट इसको परखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एसेट फिक्स डिपॉजिट। सेफ है, गारंटीड है, बच्चे के पैदा होते ही सबसे बेस्ट तोहफा है। एज ऑफ दिसंबर 2025 भारत 253 लाख करोड़ होल्ड करता है बैंक एफडीज में। इसमें से करीब 220 लाख करोड़ टाइम्ड एफडीज में पड़े हुए हैं, मतलब 1 साल वाले, 2 साल वाले, 3 साल वाले बराबर। एंड हाउस होल्ड्स जो हमारे परिवार हैं, दे अकाउंट फॉर 60% ऑफ दीज एफडीज। तो मतलब करीब 140 लाख करोड़। अब एसबीआई का करंट एफडी का रेट है 6.1%। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट के 30% में तो कट पीट के आपका इफेक्टिव टैक्स रेट, क्योंकि इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, इफेक्टिव टैक्स रेट पड़ जाता है बिटवीन 4.7 to 4.9%। इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 10-20 साल का देखेंगे अराउंड 6% है। मतलब ऑन अ ईयरली बेसिस, हर साल के बेसिस पे आपके पैसे की अहमियत, औकात, हैसियत इन एन एफडी करीब 1% से कम हो रही है। अब हमारे माँ बाप के टाइम पे ना ये बहुत अलग मैथ्स थी। एफडी के रेट 10-12%, कभी कभी 13% थे। इन्फ्लेशन इतना हाई नहीं था, वही 4-5-6% था। सो even after accounting for taxes, you actually made a net positive return on your FD money. लेकिन अब वो नहीं रहा है। So every single family जो FD में अपना पैसा पार्क कर रही है क्योंकि उनको वो predictability, वो safety बहुत पसंद है, is making a mistake, क्योंकि इससे आपका पैसा grow नहीं करेगा। Yes, it is a great way to protect your money, but it is a worse way to grow your money. इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है Acko ने, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस एसेट गेम। कहां और कैसे जानेंगे वीडियो में। दूसरा एसेट पीपीएफ और स्मॉल सेविंग्स। पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक तरीके का इल्यूजन है कि यार हमारे रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन आनी चाहिए, क्योंकि सरकारी अफसर को पेंशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। रिटायर कर चुके हैं लेकिन तब भी एक तनख्वाह आई जा रही है, लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये संभव नहीं है। सो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द टाइम यू आर अर्निंग, ताकि रिटायरमेंट के बाद या एक बहुत लंबे वक्त के बाद
आप इतनी जमा पूंजी इकट्ठी कर लें कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट की एक इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। प्रोविडेंट फंड के दो रूप होते हैं, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। ईपीएफ कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय कर सकता है, जहां वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी उसको मैच करती है एंड वो चलता रहता है। पीपीएफ में हर एक इंडियन नेशनल पार्टिसिपेट कर सकता है टू द मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपीज a ईयर। इसका रेट ऑफ रिटर्न 1990s में करीब 12% था, अर्ली 2000 में आते आते करीब 9.5% हो गया, 2012 आते आते 8.8%, 2016 में 8%, आज 7.1%। वही एफडी के करीब का रेट, लेकिन मोर इंपोर्टेंटली 41% डिक्लाइन इन वन जनरेशन। 15 साल के अंदर अंदर 41% लोअर रिटर्न्स। लेकिन बढ़िया इसलिए क्योंकि जो भी वो इंटरेस्ट अक्रू होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो आपका जो एफडी वाला प्रॉब्लम है कि 30% आपको ब्याज पे देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 15 साल का लॉक इन है। अब इस 15 सालों में ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लोग जॉब चेंज कर लेते हैं, शहर चेंज कर लेते हैं, देश चेंज कर लेते हैं, एंड किसी पॉइंट पे भूल जाते हैं। तभी तो इतने सारे लाखों करोड़ ईपीएफ पीपीएफ में अनक्लेम पड़े हुए हैं, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन रुक जाएगी, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 50 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो भी हैसल है उसके बारे में आपको पता है, नहीं पता है, कैसे पता है, क्या पता है, आप सोचते हैं यार छोड़ो। फिर आता है तीसरा एसेट, सोना। अगर इंडियन हाउस होल्ड्स एक अपना देश होता तो हमारे सोने के रिजर्व्स दुनिया के नंबर 1 देश का भाग होते। ग्रेटर देन यूएस के फेडरल रिजर्व में कितना सोना है? ग्रेटर देन इटली, जर्मनी और फ्रांस का कंबाइंड सोने का रिजर्व। इट इज एस्टिमेटेड कि इंडियन हाउस होल्ड्स करीब 35,600 टन सोना लेके बैठे हुए हैं स्टील के अलमारी में। एट करंट प्राइसेस दैट्स अबाउट $5 ट्रिलियन, ग्रेटर देन द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। अलग ही लेवल के सोने वो पकड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 75 to 80% ऑफ दिस सोना इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी में आपने 5 से 25% मेकिंग चार्ज दिया हुआ है, फिर वेस्टेज है 5-7%, पता नहीं सोना प्योर है नहीं है, उसका एक अलग रिस्क है, जीएसटी के अलग चार्ज दिए हुए हैं। तो हाँ, इस सोने की कीमत तो $5 ट्रिलियन है, लेकिन इस सोने को खरीदने के लिए आपने जितने पैसे दिए हैं, अगर आप उसी सोने को बेचने जाएंगे उतने पैसे नहीं मिलेंगे। डे 1 पे ये जो सारे मेकिंग चार्जेस हैं, जीएसटी है, वेस्टेज है, इस सब के तहत आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट शायद आपको 75 से 85 हजार रुपए ही वापस देगी। अब हाँ, सोने की कीमत तो पागलों जैसे बड़ी है, एंड ऑन एन एवरेज इट इज गिवन अबाउट 14 to 15% रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस। लेकिन अगर आपने ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदा था तो 13 से 25% आपका मेकिंग चार्ज चला गया, फिर वेस्टेज चला गया, वगैरह वगैरह। तो आपका नेट रिटर्न जो है वो 10 से 12% ही हुआ है, अगर आपने सोना ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सोना मत लीजिए, बट किस रूप में, किस कारण से लेते हैं वो समझना जरूरी है, विच इज वॉट वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। अब आते हैं चौथे में, विच इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी गाथा है। लैंड कभी नहीं डूबता है, क्योंकि ये विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि जमीन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और हमारा मानना है कि रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी इंसान पैसे गवाता नहीं है। आइए देखते हैं क्या होता है। 2008 से 2014 के बीच में रियल एस्टेट बूम आया था देश में। क्रेडिट बहुत आसान हो गया, बहुत डेवलपर्स आ गए, बहुत अंधा लेवल ऑफ मार्केटिंग किया, और ऑफ कोर्स लोगों ने बहुत रियल एस्टेट में पैसा कमाया था। तो 2008 से लोग बोलते रहे, अरे खरीदो सर, खरीदो खरीदो। तो लोगों ने खरीदना शुरू कर लिया, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट एज इन्वेस्टमेंट। दिल्ली एनसीआर में 2,60,000 यूनिट लॉन्च हुए थे इन 6 years और 5 years बाय 15 डेवलपर्स। 2020 आते आते म्यूजिक जो है वो रुक गया। 4,08,000 हाउसेज स्टॉल्ड पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बाकियों को अपना फ्लैट तो मिल गया, लेकिन उनको रेंटल यील्ड क्या मिली? 2 मैक्सिमम 3%। क्यों? क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है और डिमांड उतनी है नहीं। तो घर की जो टोटल वैल्यू है उसका 2 या 3% आपको सालाना मिलेगा किराए के रूप में। उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस खर्च करना है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, उस किराए पे भी आपको टैक्स देना है, इनकम टैक्स। तो सब कुछ काट पीट के 1 से 1.5% आपका बच जाता है, विच इज योर यील्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड। एंड अगर खुदा ना खास्ता आपने वो इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में करी हो, जो बाय द वे इस दिग्गज इंसान ने भी करी थी, जब 2008 में मैंने अपनी कमाई से घर खरीदा लोन लेकर, अपने आप को तमाचे मारने का मन करता है। 23 लाख रुपए का घर खरीदा, 41 लाख का बेचा, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैलकुलेट करके, ब्रोकेज फीस कैलकुलेट करके, कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करके, ये सब कुछ कर करा के मेरा एनुअल ग्रोथ रिटर्न
पता कितना बैठा? 4% के करीब। मतलब वही 23 लाख रुपए अगर मैं एफडी में डाल देता तो मैं ज्यादा कमा लेता, लेकिन नहीं, भाई को तो रियल एस्टेट खेलना था। घर घर खेलना तो हर बच्चे का अधिकार है, तो मैंने भी खेला और बहुत लोग अभी भी खेल रहे हैं। 5वां एसेट, इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। इस वाले से मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, बताता हूँ क्यों। अगर आप पैसे ना कमाए तो चलेगा, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। लेकिन अगर आप पैसे ना कमाए और आपके चलते कोई और कमाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उस समय पे आप बेवकूफ ही नहीं, महा बेवकूफ है। और वही हुआ ये इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में। इंश्योरेंस का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंश्योर करना। एंड इंश्योरेंस का मतलब कि अगर भगवान ना करे आपकी हेल्थ को कुछ हो जाए तो उसका खर्चा उठा पाना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए तो आपके परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आमदनी का जो एक जरिया था या एक साधन था या एक जीवन था वो अब खत्म हो गया है। तो आपकी जगह तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। लोगों ने ये नहीं देखा, क्योंकि मरना कौन चाहता है, और हमारे देश में मरने की बात करना तो शिव 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 शिव, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, शुभ शुभ बोलो। तो किसी ने उसको उस ढंग से नहीं देखा। लोगों ने देखा वही अरमान जो वो सरकारी नौकरी से चाहते थे, पेंशन, गारंटीड इनकम, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लोगों ने बोला ये प्रीमियम भरिए शर्मा जी, आप 25 साल तक ये प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद जब आप रिटायर करेंगे आपको हम तनख्वाह देंगे, एक अश्योर्ड रिटर्न देंगे, एंड आप हमें कितना प्यार करेंगे उसकी हद ही नहीं। एंड आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने बोला यही करना है मुझे लाइफ में, मुझे 25 साल तक एक प्रीमियम देना है, उसके बाद कुछ तो रिटर्न आएगा, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट की जिंदगी शान से जीऊंगा। किसी ने मैच नहीं करी, क्योंकि 40 साल बाद अगर आपको 10,000 रुपए पेंशन बोली जाए तो आज आपको लगता है बहुत ज्यादा पैसे, 10,000 रुपए तो बढ़िया है। 40 साल बाद 10,000 रुपए में पान भी नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन एनीबडी हैड विद यू। क्यों? क्योंकि उनको तो प्रीमियम पे कट मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, तो वो आपके प्रीमियम से 20-30% कट लेके चले गए, अपनी गाड़ियां बना ली, उन्होंने तो अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करी ली, आज भी पैसे कमा लिए, आपने अपने 20-25 साल इंश्योरेंस में लॉक करके अलविदा बोल दिया अपने पैसे को, अपनी बुद्धि को। तो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स का रिटर्न ऑन एन एवरेज 4, 5, 5.5%, एफडी 6% देती, पीपीएफ 7% देता है। आपने क्या उखाड़ लिया यूलिप खरीद के? कुछ नहीं, महाबेवकूफ बने। और फिर सबसे बड़ी गलती जो लोगों ने करी, इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। मतलब उसका काम, जैसे कि मैंने समझाया था, आपकी जिंदगी को इंश्योर करना है, ताकि अगर आप रहें या ना रहें आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब अगर आपकी आमदनी खत्म हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है, आप नहीं रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द अमाउंट दैट योर फैमिली गेट्स? आई वुड से मल्टीपल करोड़, राइट? लाइक कम से कम 50 लाख तो मिलनी चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। लेकिन वो एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। जैसे ही आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिला देते हैं, इंश्योरेंस का कवर विच इज द एक्चुअल अमाउंट दैट यू गेट अपॉन डेथ और अपॉन एनी मिसहैप, वो बहुत कम हो जाता है। एंड यही इस वीडियो के स्पॉन्सर एको लाइफ इंश्योरेंस आते हैं। वो प्योर टर्म प्लान्स बेचते हैं, विच इज द राइट वे टू बाय इंश्योरेंस। कोई एंडाउमेंट नहीं है, कोई यूलिप नहीं है, कोई मनी बैक पॉलिसी नहीं है। एंड आई विल ब्रेक डाउन व्हाई इट मैटर्स लेटर इन द वीडियो। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री हमें ये फालतू की बाकी चीजें बेचती भी क्यों है। बेसिकली कारण है इंसेंटिव। जब एक एजेंट आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आते हैं, उनके पास एक इंसेंटिव प्लान होता है। वो इंसेंटिव प्लान एक टर्म पॉलिसी के लिए होगा, एक एंडाउमेंट पॉलिसी के लिए होगा, यूलिप के लिए होगा वगैरह। द हाईएस्ट मार्जिन दैट द इंश्योरेंस कंपनी मेक्स इज ऑन नॉन टर्म इंश्योरेंसेस। दैट्स व्हाई हाईएस्ट इंसेंटिव भी जो एजेंट को मिलता है वो नॉन टर्म इंश्योरेंसेस पे ही मिलता है। तो अगर आप एक एंडाउमेंट या एक मनी बैक प्लान खरीदते हैं तो एजेंट को 25 से 35% तक कमीशन मिल सकता है। वहीं अगर एक टर्म प्लान बेचा जा रहा है तो 4 से 5 गुना कम कमीशन एक एजेंट कमाएगा। भारत में 31 लाख इंश्योरेंस एजेंट है। एलआईसी के अलोन 13 लाख है। 96% ऑफ एलआईसी's फर्स्ट ईयर प्रीमियम इन एजेंट्स के थ्रू जाता है, वेबसाइट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली नहीं, एजेंट्स के थ्रू। तो जब एक एजेंट 4-5 गुना ज्यादा कमाएगा एक एंडाउमेंट या एक यूलिप बेचकर, तो वो क्यों आपको एक टर्म इंश्योरेंस बेचेगा? और फिर आता है फाइनल ट्विस्ट, पॉलिसी सरेंडर या लैप्सेस। आईआरडीए का डेटा है 12 से 13%
इंश्योरेंस पॉलिसीज पहले साल के अंदर ही लैप्स हो जाती है। अगर एक ट्रेडिशनल पॉलिसी पहले 3 साल के अंदर अंदर लैप्स हो जाए तो पूरे का पूरा प्रीमियम फॉरफीट किया जाता है, मतलब पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट के पास ही रहेगा। अब आप बताइए, व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर एनी एजेंट और एनी इंश्योरेंस कंपनी टू सेल यू अ टर्म प्लान? तो अब देखिए उस स्टील की अलमारी में क्या चल रहा था। एफडी आपको सेफ्टी दे रही थी पर ग्रोथ नहीं। गोल्ड ज्वेलरी आपको ग्रोथ दे रही थी लेकिन कल्चरली आपने उसको कभी बेचना नहीं चाहा। सेकंड फ्लैट आपको अप्रिसिएशन दे रहा था लेकिन इनकम नहीं जनरेट हुई। और इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए था लेकिन आपने उसको यूज कर दिया वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो पैटर्न देखिए, जब कभी भी आपने किसी भी एसेट को एक नहीं 2 काम करने के लिए बोला, वो लड़खड़ा गया। एंड दैट इज द इनसाइट। एवरी फाइनेंशियल एसेट, चाहे वो एफडी हो, सोना हो, इंश्योरेंस हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो काम क्या है एंड वो सिर्फ वही काम अच्छे से करेगा। अगर आपने उसे एक से ज्यादा काम दे दिया, वो दोनों ही काम नहीं कर पाएगा एंड यू आर द वंस हु विल लूज। इंश्योरेंस को ले लेते हैं। इंश्योरेंस को सिर्फ एक ही काम है कि अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाएगा, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। That's it. इंश्योरेंस का काम आपके लिए वेल्थ जनरेट करना नहीं है। इंश्योरेंस का काम आपके लिए पेंशन जनरेट करना नहीं है। इंश्योरेंस का काम आपके पैसे को वापस करना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बना गया है, अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली के लिए पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, 2 फैमिलीज, दोनों 40,000 रुपए साल की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। पहली फैमिली 40,000 रुपए एक एंडाउमेंट फंड में डाल देती है। आपको लाइफ कवर मिलता है 10 से 12 लाख का। मैच्योरिटी वैल्यू 20 साल के बाद करीब 18 से 20 लाख रुपए। तो टोटल आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एवरेज 5% मिला साल का। वहीं दूसरी फैमिली ने बोला, यार 40,000 में से ना 8,000 रुपए हम एक टर्म प्लान के लिए यूज करेंगे, उससे हमें 1 करोड़ का कवर मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर प्रोटेक्शन। बाकी के 32,000 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे एक अलग मकसद के साथ, विच इज टू ग्रो आवर मनी। लेट्स से निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड एसआईपी। वही 20 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 26 से 35 लाख रुपए होगी, मतलब 1.5 से 2 गुना ज्यादा वेल्थ और 10 से 12 गुना ज्यादा कवर। मोर प्रोटेक्शन, मोर मनी, सेम बजट। अंतर सिर्फ एक। पहली फैमिली ने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट से 2 चीजें करने की कोशिश करी, दूसरी फैमिली ने इंश्योरेंस से एक चीज और म्यूचुअल फंड से एक चीज। एंड इसीलिए मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर एको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो भी इंश्योरेंस को लेकर हमने बात करी ना इस वीडियो में, वो एंडाउमेंट जो 5% का रिटर्न दे रहे हैं, वो यूलिप्स जो 60-70% आपके पहले साल का प्रीमियम खा रहे हैं, वो मनी बैक प्लान जो आपके कंपाउंडिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी भी मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में दिखती हैं। एको लाइफ इंश्योरेंस 100% प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। वो सिर्फ टर्म प्लान बेचते हैं। दैट्स इट। कोई एंडाउमेंट नहीं, कोई यूलिप नहीं, कोई मनी बैक पॉलिसी नहीं, नो इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट ऑफ एनी काइंड, क्योंकि इंश्योरेंस का काम इन्वेस्टमेंट नहीं है, सुरक्षा है। 2023 में जब वो इस मार्केट में घुसे, दे वांटेड टू एम एट ओनली वन थिंग, प्रोटेक्शन। और बहुत मुश्किल डिसीजन है ये, क्योंकि मार्केट में जब इतनी एक्साइटमेंट है, एजेंट्स इतने सारे कमीशन के साथ आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, आप इतने पैसे कमा सकते हैं, टू स्टिक टू दैट वन प्रिंसिपल टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। कोर बिलीफ सिंपल है, जो मेरा भी विश्वास है, कि आप एक टर्म इंश्योरेंस खरीद के मैक्सिमम कवर फॉर द लोएस्ट पॉसिबल प्रीमियम अक्वायर कर सकते हैं, तो वो करिए और बाकी का पैसा फिर कहीं और इन्वेस्ट करिए टू ग्रो योर मनी। वो इंश्योरेंस की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मतलब टू गिव यू अ सेंस, एक 30 साल का इंसान नॉन स्मोकिंग हेल्दी कंडीशन में अगर 1 करोड़ का कवर चाहता है, वो 831 रुपए महीने में ये 1 करोड़ का कवर हासिल कर सकते हैं। जस्ट लाइक 28 रुपए दिन के आप चाय समोसे पे ज्यादा खर्च करते होंगे दिन में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, इंश्योरेंस खरीदते हुए लाइफ टर्म इंश्योरेंस ही ले। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रैंकली द बिगेस्ट टेक अवे व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। तो फर्ज करिए कि आपको मौका मिलता है, जो कि कभी मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए, कि आपकी फैमिली की जो ये स्टील अलमारी है उसके अंदर जो सारी चीजें रखी हुई हैं, वो आप शुरुआत से फिर से बटोर सकते हैं। हाउ विल यू डू इट डिफरेंटली? हर एक एक्सपर्ट, हर एक किताब, हर एक वीडियो इन 3 स्टेप्स पे जाके कन्वर्ज करती है। स्टेप नंबर 1, प्रोटेक्शन। आपकी जो सालाना इनकम है उसका कम से कम 15 गुना, आइडियली 25 गुना का आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कौन से शहर में आप रहते हैं, आपके पास किसी भी साल में कम से कम 20 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो फर्ज करिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहर में रहते हैं, जहाँ एक दिन का हॉस्पिटल का खर्चा 25-50 हज़ार रुपये हो सकता है, 20 दिन मतलब
5 से 10 लाख रुपए का कवर, उतना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए। एंड देन फाइनली एक इमरजेंसी फंड, जितनी भी आपकी महीने की जरूरत का खर्चा है, जो नॉन नेगोशिएबल खर्चा है, आपका किराया हो गया, आपकी ईएमआई हो गई, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके रहन सहन का खर्चा बेसिक लेवल पे, बिजली पानी, वो सब किसी भी पॉइंट पे 6 से 12 महीने का जरूरत का खर्चा आपके पास आपके बैंक में होना चाहिए। इन 3 चीजों से आप अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखेंगे। एंड देन यू बिल्ड दिस एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। लेयर 2, ग्रोथ की लेयर। यहां आपका पैसा एक्चुअली कंपाउंड करना शुरू करता है। द बेस्ट वे टू ग्रो इज द स्टॉक मार्केट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली इन्वेस्ट करेंगे, इट विल गिव यू रीजनेबली गुड रिटर्न्स, और वो जो उतार चढ़ाव जिससे हम सबको डर लगता है ना, वो इस लॉन्ग पीरियड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज, जैसे निफ्टी 50, जो कि भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ अबाउट 12% ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्या है? 5, 10, 15, 20 साल। 12% बहुत ज्यादा नहीं लगता होगा, लेकिन 12% मतलब हर 5 से 6 साल में आपका पैसा दुगना होगा। तो मतलब आपने पैसा अगर 20-30 साल तक रखा, तो आपका पैसा 16 से 32 गुना हो सकता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। अगर आप थोड़ा और रिस्क लेंगे तो मिड कैप जा सकते हैं, जहां करीब आपको 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 18% तक रिटर्न मिल सकता है। अब एक ही में इन्वेस्ट नहीं करना है, एक मिक्स रखना है। तो अगर आप जवान हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो शायद 40% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप, 30% निफ्टी 50 या लार्ज कैप। अगर आप अपने 40 में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हैं, थोड़ा रिटायरमेंट की एज के पास आ रहे हैं, तो 50 to 60% निफ्टी 50 या लार्ज कैप, 20, 30, 40% मिड कैप, और बहुत कम स्मॉल कैप। मैनेज द रिस्क बट गेट द रिटर्न over a long period of time. And then layer 3, which is what I call play money. पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? कि सबसे बेस्ट तरीका पैसे कमाने का बहुत बोरिंग होता है। सो ऐसे यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, एक 5% प्ले मनी रखो। तो अगर आप महीने के 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 रुपए आप एक्साइटिंग चीजों में इन्वेस्ट करिए, जिससे आप मजे ले पाए, एक्साइटेड रहें। अगर वो पैसा पूरा का पूरा चला भी गया तो दुख नहीं होगा, सिर्फ 5% ही है, बाकी के 95% सुरक्षित हैं, ग्रो कर रहे हैं, सेफ है वगैरह। अब वो 5% क्या हो सकता है? इट कुड बी डे ट्रेडिंग, इट कुड बी क्रिप्टो, इट कुड बी बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली। तो उस 5% से आप जो भी एक्साइटमेंट करना चाहते हैं, किसी प्लांटेशन ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, कहीं क्रिप्टो लेना है, कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि स्टार्टअप में बहुत इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे हैं लोग, व्हाटएवर द केस में बी, दैट 5%, इट्स प्ले मनी। इफ इट इंक्रीजेस इन वैल्यू, ग्रेट, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। इवन इफ इट खुदा ना खास्ता गोज अवे कंप्लीटली, यू विल स्टिल बी सिक्योर, क्योंकि 95% आपके पास है। सो हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू। आई वांट यू टू गो बैक टुडे एंड ओपन द अलमीरा। अपने माँ बाप के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाइए कि हमारी चीजें कहाँ कहाँ किस किस चीज में फंसी हुई है। इट्स नॉट टू लेट। बहुत सारे लोग हैं जो अगर LIC को सरेंडर भी कर देते हैं या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर भी कर देते हैं, द मनी दैट दे सेव by not giving that premium and instead investing somewhere else, that will be a lot more. मैथ्स आपको बता देगा कि अगर आप 2-3 साल के अंदर भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं एंड सारा का सारा पैसा आप गवा देते हैं, लेकिन अगले महीने से जो आप साल का प्रीमियम दे रहे थे उसका थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस पे दीजिए और बाकी का निफ्टी 50 या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मनी देन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड इन दैट इंश्योरेंस प्लान। सिमिलरली, अगर आपने बहुत सारी एफडीआं कराई हुई हैं, प्लीज उन एफडीओ को सरेंडर करके उनको ऑटो रिन्यू पे नहीं डाल के सिर्फ उतना ही पैसा रखिए जितना आपके इमरजेंसी फंड के लिए जरूरत है या अपने माँ बाप के लिए रिटायरमेंट की सेफ्टी मनी है। लेकिन जो भी ग्रोथ मनी है उसको निकाल के ग्रोथ एसेट्स में डालिए। आपका PPF EPF में पैसा फंसा हुआ है या जो भी है, उसमें अपने आप को सबसे पहले नॉमिनी सिलेक्ट करिए जिसके पास वो पैसा जाएगा अगर भगवान न करे आप ना रहे। एंड जितनी जरूरत होगी उतना ही डालिए, क्योंकि वो 7% से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन वो 12-13% जो स्टॉक मार्केट आपको दे सकता है उससे बदल सकती है। सोना ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप ETFs करिए, आप गोल्ड बार ले लीजिए, गोल्ड कॉइन्स ले लीजिए, लेकिन ज्वेलरी सिर्फ ज्वेलरी के हिसाब से ही देखिए। रियल एस्टेट में अपना पैसा मत फंसाइए। रियल एस्टेट खुद के लिए बहुत खूबसूरत है, अपने लेट 30s में अर्ली 40s में अपने लिए घर खरीदिए, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट तभी घर खरीदिए जब आपके पास बेइंतहा पैसा है और आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज देन द ROI विल मेक सेंस। ऑल ऑफ दोज डिसीजंस नीड टू बी टेकन टुडे व्हाइल सिटिंग विद योर फैमिली। 1 अप्रैल आने वाला है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, एंड उसके चलते एक नया तरीका इस स्टील की अलमारी को देखने का। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वालेकुम, साइनिंग ऑफ।
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, एज्ड बिटवीन 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.